और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपनी क्लास को कंटिन्यू। जीएसटी की लेवी एंड कलेक्शन की जो क्लास थी हमारी वो कंटिन्यू फिर से करने वाले हैं। और टॉपिक जो है, देखिए हमने लास्ट क्लास में 56 एग्जाम्पल तक कर लिया था। देन आगे हम कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ते जाएंगे और एग्जाम्पल सॉल्व करते जाएंगे, देखेंगे किस तरीके से होते हैं कॉन्सेप्चुअल बेसिस। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी। देखिए यहाँ पर क्या बोल रखा है, प्रोक्योरमेंट एजेंट कवर्ड अंडर सीरियल नंबर 3 ऑफ शेड्यूल 1। सीरियल नंबर 3 में है शेड्यूल 1 के प्रोक्योरमेंट एजेंट। ये क्या है, कौन है, इसकी जरा समझते हैं इसके बारे में। मिस्टर ए बायर ऑफ गुड्स है एंड मिस्टर सी सप्लायर ऑफ गुड्स। गुड्स सप्लाइड बाय मिस्टर सी टू मिस्टर ए। गुड्स सप्लाई होते हैं बाय मिस्टर सी के द्वारा टू मिस्टर ए को। मिस्टर ए है अपॉइंट्स करते हैं मिस्टर बी को टू प्रोक्योर सर्टेन गुड्स फ्रॉम द मार्केट। ये मार्केट से क्या कर ले, प्रोक्योरमेंट करवा ले। ठीक है, इसको अपॉइंट करते हैं इसके लिए मिस्टर बी को। मिस्टर बी एजेंट ऑफ मिस्टर ए। अब क्या कह रहा है कि मिस्टर बी आस्क द सप्लायर से कहते हैं मिस्टर सी टू सेंड द गुड्स एंड इशू द इनवॉइस डायरेक्टली टू मिस्टर ए। चलिए ठीक है, आंसर देखते हैं, समझते हैं क्या है। मिस्टर बी इज नॉट एन एजेंट ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर ए के एजेंट नहीं है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल 1। मिस्टर बी इज ओनली एक्टिंग एज द प्रोक्योरमेंट एजेंट एंड हैज इन वे इन्वॉल्व्ड हिमसेल्फ इन द सप्लाई ऑफ रिसिपिएंट ऑफ द गुड्स। यानी कि एक प्रोक्योरमेंट एजेंट के बिहाफ पे काम कर रहे हैं कि हाँ ये माल को क्या कर दो, वहां पर पहुंचा दो, बस बात कर दो। ठीक है, पूर्ति करने के लिए एक तरीके से कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए ऑक्शनियर। ऑक्शनियर मतलब कवर्ड अंडर सेक्शन सीरियल नंबर 3 में है शेड्यूल 1 के। देखिए प्रोक्योरमेंट एजेंट के बारे में समझ लिया हमने, फिर ऑक्शनियर के बारे में समझते हैं। The highest bid is accepted and the goods are sold to the highest bidder along with the invoice message XYZ। देखिए ऑक्शन का मतलब तो आपको समझ में आता ही है, पता ही होगा आप लोगों को। क्या कहता है यहाँ पर, देखिए XYZ बैंकिंग कंपनी है और ये सक्सेसफुल बिडर है। बैंकिंग कंपनी XYZ को अपॉइंट्स करती है मिस्टर बी, ऑक्शनियर है जो कि टू ऑक्शन सर्टेन गुड्स, कुछ गुड्स का जो है वो ऑक्शन कर दे। देखिए XYZ लिमिटेड क्या कर रही है, अपॉइंट कर रही है। तो यहाँ पर मिस्टर बी एज एन ऑक्शनियर हुए। आंसर में देखिए क्या है, मिस्टर बी इज नॉट एन एजेंट, एजेंट नहीं है ऑफ XYZ लिमिटेड के फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल 1। मिस्टर बी बीइंग द ऑक्शनियर इज मेयरली प्रोवाइडेड द ऑक्शनरिंग सर्विस विद नो रोल प्लेड इन द सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लाई ऑफ गुड्स के यहाँ पे कोई रोल नहीं अपना रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ बेचने के लिए ही अपॉइंट किए गए हैं। हाँ जी आप ऑप्शन करवा दो, बस बात करो। ओके, तो वो एजेंट नहीं हो ना। ऑक्शनियर कवर्ड अंडर सीरियल नंबर 3 ऑफ शेड्यूल 1। इसमें क्या कहते हैं, एक आर्टिस्ट है अपॉइंट करता है बी को ऑक्शनियर ऑक्शन करने के लिए पेंटिंग। मिस्टर बी ऑक्शनियर है। यहाँ पर देखिए इन दिस सिनेरियो मिसेस बी is not merely providing auctioneering service but is also supplying the painting on behalf of Mr. A। तो यहाँ पर क्या हुआ है, गुड्स को सप्लाई भी करवा रहे हैं और ऑक्शनियरिंग भी करवा रहे हैं, दोनों काम करवा रहे हैं। एंड हैज अथॉरिटी टू ट्रांसफर द टाइटल ऑफ द पेंटिंग ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ए, और उसके पास अथॉरिटी भी है ट्रांसफर कर दे टाइटल को ऑन बिहाफ ऑफ ए। दिस सिनेरियो इज कवर्ड अंडर शेड्यूल 1। ठीक, तो चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर ये समझ में आ गया है कि क्या है ये ऑन द बिहाफ, यानी कि फुल्ली ऑन द बिहाफ ऑफ काम करना चाहिए किसके, जो भी हमारा ऑनर है उसके ऊपर। प्रोक्योरमेंट एजेंट कवर्ड सीरियल नंबर 3 ऑफ शेड्यूल 1। सोल्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बायर को मिस्टर ए सेलर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, सेलर हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं। मिस्टर ए अपॉइंट्स मिस्टर बी टू आइडेंटिफाई बायर्स। मिस्टर बी कमीशन एजेंट। Mr. B does not fall under the category of agent under schedule 1
In the in cases where the invoice is issued by Mr. B to the buyer, the former is an agent covered under Schedule 1. तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी बातें लिखी हुई हैं यहाँ पर, आप लोग को समझ लेना है एक बार पढ़कर, एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस। इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज किस तरीके से होती है, सप्लाई कंसिडर किस तरीके से किया जाता है, ये बातें। Import of services by a taxable person from a related person or from his establishment located outside India in the course of furtherance of business shall be treated as supply। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये जान लेना कि रिलेटेड पर्सन और एस्टेब्लिशमेंट होता है और वहाँ पर हम सप्लाई कर रहे हैं फर्दर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में, तो वो सप्लाई मान लिया जाएगा, चाहे वो आप रिलेटेड पर्सन को करें या फिर करें अपने एस्टेब्लिशमेंट को। एग्जाम्पल देखिए, Apte and Apte Limited is located in India and holding 51% of shares of Wilson Limited, a USA based company. Wilson Limited provides business auxiliary services to Apte and Apte Limited will be treated as supply because of 51% of the share। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जाकर देखिए कितने परसेंट ऑफ शेयर रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट 58 एग्जाम्पल, स्पर्श लिमिटेड ऑफ मुंबई imports business support services from its head office located in USA। The head office has rendered such services free of cost to its branch office। Services received by Spurs Limited will qualify as supply even though the head office has not charged anything from it। सप्लाई मान लिया जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी हम कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके कि वो क्या होगा, एस्टेब्लिशमेंट को अगर सर्वाइस करता है, प्रोवाइड करता है, तो क्या होगा, सप्लाई मान लिया जाएगा, भले ही वो किसी कॉस्ट पर हो या ना हो। चलिए देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है कि इंपोर्ट किया जा रहा है इंटीरियर डेकोरेटिंग सर्विस का विदाउट कंसिडरेशन फॉर हिज एल्डर ब्रदर से मिस्टर राम। मिस्टर लक्ष्मण अनरजिस्टर्ड पर्सन है अंडर जीएसटी। अगर नहीं है तो नो सप्लाई, अगर है तो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। और नॉट अ सप्लाई सिंस देयर इज नो कंसिडरेशन मोreover मिस्टर लक्ष्मण एंड मिस्टर राम इज आर नॉट रिलेटेड parties, they are not same family as defined under section this। तो ये बातें भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। चलिए क्या कह रहा है, फैमिली मीन्स क्या होता है, स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बहुत जगह, तो यहाँ पर भी पढ़ लीजिए। द पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ द पर्सन इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट on the said person। Next is section 7, subsection 1 clause D। The activities to be treated as supply of goods or supply of services as referred to the schedule second। schedule second की बात की गई है यहाँ पर। क्या कहता है कि schedule second of the CGST Act 2017 has certain activities clearly classified as goods or services under GST to avoid any such confusion। However, the above mentioned clause D of section 7(1) has been omitted by the CGST Amendment Act 2000 along with insertion of new clause। नया clause आया है यहाँ पर 7(1)A। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में है क्या ये। Section 7(1)A where certain activities or transaction constitute a supply in accordance with the provision of subsection 1, they shall be treated either as supply of goods or supply of services as referred to it into section 2nd। The objective to amend section 7 of the act is to clarify the scope of supply। It insert a new subsection 1A in section 7 and omit clause D of subsection 1। Now first an activity has to be supplied। पहले क्या होना चाहिए, कोई भी एक्टिविटी हो सप्लाई होनी चाहिए एज पर शेड्यूल 1 ओनली, देन इट विल बी टेस्टेड एज पर शेड्यूल 2। पहले आप क्या करोगे, शेड्यूल 1 के हिसाब से देखोगे, देन आप टेस्ट करोगे शेड्यूल 2 के हिसाब से। द रिसेंट AR वेयर बाय सप्लाई ऑफ कैंटीन सर्विसेज बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई is a supply and hence taxable as per schedule 2 clause number 6B will be tested now।
तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को कैंटीन की सर्विस प्रोवाइड करता है तो वो टैक्सेबल होगा, सप्लाई होगी वो। चलिए, ट्रांजैक्शन, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स है, यस, सर्विसेज नहीं है। देखिए ऑल ओवर मैं यहाँ पर बता दूं तो क्या है, यहाँ पर अगर गुड्स की सप्लाई है तो गुड्स की मान ली जाएगी, और सर्विस के लिए है तो सर्विस की मान ली जाएगी, और बाकी कुछ नहीं है। आप एक बार पढ़ लेना, बस आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम डायरेक्ट एग्जांपल करते हैं 59। अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स, अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स के लिए क्या कंडीशंस होती है यहाँ पर और दे रखा होगा जरूर। अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ओन्ड Mrs. X Limited and Mrs. Y Limited at a later date, Mrs. X Limited sold his share in shopping complex to Mrs. Z Limited, and hence ownership is not transferred to Mrs. Z Limited, but only share in property is transferred to Mrs. Z Limited. It is a supply of service. तो बात ध्यान रखनी है, अगर ओनरशिप नहीं ट्रांसफर किया जाता है और शेयर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस मान ली जाएगी। चलिए बी, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन फ्यूचर, फ्यूचर में अगर ट्रांसफर होता है टाइटल तो क्या होता है। मिस्टर ए प्रोवाइड्स मशीन टू मिस्टर बी and permits Mr. B to use the machine provided Mr. B pays for the machine after 2 months. जो मिस्टर बी है वो यूज करने के लिए बोल दिया गया, मिस्टर ए ने क्या कहा है कि आप मशीन को यूज कर लो, और मिस्टर बी ने कहा है कि मैं 2 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा। When the property of goods will be transferred to Mr. B, it will be considered as a transaction in goods and service. Therefore, it is a supply of goods. देखिए कितना इजी सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ऐसे ऐसे ही कॉन्सेप्ट आ जाते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट पुट कर दिए जाते हैं, इससे ज्यादा और आसान क्या चाहिए। चलिए 61, if a residential premise is used for residential purpose as well as for the business purpose, the said activity of leasing of, ये एक्टिविटी किस चीज की होगी कि लीजिंग ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स वुड बी कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई एंड एलिजिबल फॉर जीएसटी। ओके, तो ध्यान रखनी है, कोई रेजिडेंशियल पर्पस के लिए आपने ले रखा है और उसमें बिजनेस भी कर रहे हो आप तो जीएसटी लायबल होगा। सच एक्टिविटीज कुड बी कोचिंग बाय टीचर एट हिज रेजिडेंस, और ये एक्टिविटीज हो सकती है कौन सी, हो सकती है कोचिंग दे रहे हो अपने रेजिडेंस में, और कैरिंग आउट प्रोफेशनल एक्टिविटीज कोई हो रही हो फ्रॉम द रेजिडेंस ऑफ अ एडवोकेट और चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट एक्सेट्रा। इवन स्टोरिंग ऑफ बिजनेस गुड्स इन दी रेजिडेंशियल प्रीमाइस, अगर आप स्टोर भी कर रहे हो बिजनेस गुड्स को तो भी क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, टेनेंसी राइट्स टैक्सेबिलिटी अंडर जीएसटी सीबीआईसी सर्कुलर नंबर दिस, टेनेंसी राइट्स के बारे में बात की है। यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग, बड़े ध्यान से पढ़ना है। वेदर ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स टू एन इनकमिंग टेनेंट, consideration for which is in form of tenancy premium shall attract GST when stamp duty and registration charges is levied on the said premium. If yes, what would be the applicable rate? ठीक है, आगे देखिए। Further, in case of transfer of tenancy rights, a part of the consideration for such transfer accrues to the outgoing tenant. Whether such supply will also attract GST? तो पढ़ते हैं जरा आंसर क्या है इसके। The activity of transfer of tenancy right is squarely covered under the scope of supply and taxable पर सेक्शन शायद होगा यहाँ पे कुछ, ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स to a new tenant against consideration in the form of tenancy premium is taxable। देखिए किसी और टेनेंट के अगेंस्ट में क्या हो रहा है, ये कंसिडरेशन दिया जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रीमियम क्या मान लिया जाएगा, टैक्सेबल मान लिया जाएगा। ओके, however renting of residential dwelling for use as residence dwelling against tenancy premium or periodic rent or both is exempt। तो ये एग्जेम्प्ट माना जाएगा, ड्वेलिंग कर रहे हैं किस तरह से रेजिडेंस ड्वेलिंग हो रहा है लेकिन प्रीमियम चार्ज किया जा रहा है,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एग्जेप्ट होगा। नेक्स्ट के लिए देखिए आंसर, एज रिगार्ड सर्विस प्रोवाइडेड बाय आउटगोइंग टेनेंट बाय वे ऑफ सरेंडरिंग द टेनेंसी राइट्स। टेनेंसी राइट्स क्या कर रहा है, सरेंडर कर रहा है और जा रहा है। कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ द पोर्शन ऑफ टेनेंसी प्रीमियम इज लायबल टू जीएसटी, ये भी लायबल टू जीएसटी होगा। और याद रखना है राइट ऑफ टेनेंसी के केस में कितने परसेंट टैक्स है, 18% जीएसटी। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये। चलिए जॉब वर्क पे आइए जरा, जॉब वर्क देखते हैं किस तरीके से एग्जांपल है इसके। एनी एक्टिविटी कैरिड आउट ऑन द प्रोडक्ट वेदर फॉर ब्रिंगिंग चेंज in the product or not will be considered as processing of the product. Job work performed by a job worker like cleaning and painting. Job work performed by a job worker like converting raw material into finished goods. तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, क्या कि कोई भी काम वो करता है कुछ चेंज लाने के लिए, यानी कि क्या चेंज लाने के लिए, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में बनाने के लिए, या फिर कोई काम करा क्लीनिंग एंड पेंटिंग। पेंटिंग भी क्या है, फाइनल गुड निकल के क्या आता है हमारे पास, पेंटिंग, एक ब्यूटीफुल पेंटिंग आती है। तो यानी फिनिश करने पर आ रहा है, कुछ चेंजेस लाता है जॉब वर्कर, तो वो क्या होगा, वो मान लिया जाएगा क्या, फॉर द कंसिडरेशन, ये भी बात ध्यान रखनी। तो सच एक्टिविटी विल बी सप्लाई कंसिडर कर दिया जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं जरा, एग्जाम्पल नंबर 64 देखते हैं जरा, क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 64। मिस्टर ए, a trader of steel articles, purchases steel bars of 10 meter for rupees 1 lakh. He gave these steel bars to Mr. B, job worker को दे देते हैं, for cutting the bars. Mr. B charged 20,000 rupees as his job work charges. Mr. B seeks clarification whether he will be liable to pay GST on the cut bars and if so find the value. तो देखिए being, सबसे पहले तो B क्या है, जॉब वर्कर है, is liable to pay GST. Value of job work charge is 20,000. It is called as a supply of service. तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है 65 एग्जाम्पल। क्राउन बियर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सप्लाइज रॉ मटेरियल्स टू अ जॉब वर्कर। रॉ मटेरियल जॉब वर्कर को देते हैं, करीना लिमिटेड जो कि है, फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एल्कोहलिक लिकर, मैन्युफैक्चर करने के लिए फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। आफ्टर कंप्लीटिंग द जॉब वर्क द फिनिश प्रोडक्ट ऑफ 5,000 बियर बॉटल्स आर रिटर्न कर दी जाती हैं टू क्राउन बियर्स को प्राइवेट लिमिटेड। पुटिंग द रिटेल सेल, उस पर रिटेल सेल दिया जाता है कितना, 200 ऑन ईच बॉटल इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। करीना लिमिटेड चार्ज 100 रुपीज चार्ज करते पर बोतल एज जॉब वर्क चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो देखिए यहाँ पर जॉब वर्क ने क्या किया है, रॉ मटेरियल दिया गया था, उसने फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया है, तो ये क्या हो जाएगा, और फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया हुआ है, ये बात ध्यान रखनी है। ओके और फिनिश प्रोडक्ट कितना बनता है यहाँ पर, फिनिश प्रोडक्ट ऑफ 5,000 बियर बॉटल्स रिटर्न कर दी जाती है। अब देखिए करना क्या है हमें, फाइंड दी जीएसटी लायबिलिटी एट द रेट ऑफ 18% से। कैरिंग आउट इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ऑन जॉब वर्क बेसिस अटैक जीएसटी। सीजीएसटी 5,000 बॉटल्स 100 रुपीज के हिसाब से 9%, एसजीएसटी भी लग जाएगा इसी तरीके से। टैक्स लायबिलिटी टोटल मिलाकर हो जाएगी 90,000। जीएसटी नॉट अट्रैक्ट ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ एल्कोहलिक लिकर since it is the state subject which will attract state excise duty। तो यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान में रखना है, जीएसटी अटैक नहीं होगा ऑन मैन्युफैक्चर पर। चलिए आगे आइए जरा, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, ट्रांसफर कर रहे हैं बिजनेस एसेट्स को। सेल ऑफ ऑफिस कंप्यूटर और फर्नीचर इज सप्लाई ऑफ गुड्स। देखिए कहने का मतलब ये बिजनेस एसेट को अगर ट्रांसफर करते हैं, सेल कर देते हैं, तो सिंपल सी बात है सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। फ्री सैंपल फ्रीली सप्लाइड टू अदर्स आर आल्सो सप्लाई ऑफ गुड्स, बिजनेस से रिलेटेड है ना, बस ठीक है। मिस्टर राज परचेज अ कार फॉर बिजनेस यूज एंड आफ्टर 1 year सोल्ड इट टू अ कार डीलर
for 2 lakh will be transaction via supply in terms of GST. Transfer for a consideration shall be supply of goods even if credit is not claimed. भले ही क्रेडिट क्लेम नहीं किया आपने, लेकिन कंसिडरेशन के हिसाब से बेच दिया है, तो सिंपल सी बात है, सप्लाई होगा। ठीक, ये बात ध्यान रखनी है आपको। और बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, सबसे पहले तो ये जरूरी है। बिजनेस एसेट्स यूज फॉर पर्सनल पर्पस, बिजनेस की एसेट्स है लेकिन पर्सनल पर्पस से यूज कर रहे हैं, तो क्या होता है, शेड्यूल 1 में क्या कहा गया, सीजीएसटी डज नॉट प्रोवाइड दैट यूज, नहीं करना है, दैट यूज ऑफ गुड्स और प्राइवेट और पर्सनल पर्पस के लिए, whether without consideration will be considered as supply. Hence, no GST is payable on use of goods for private or personal purpose. However, ITC proportionate will be denied. ठीक है, चलिए। Mr. A is engaged in business for transportation of passengers. He provide vehicles for the marriage of his accounts manager free of cost. उनका बिजनेस था और इन्होंने क्या किया, अपनी गाड़ी दे दी किसको, अकाउंट्स मैनेजर को, फ्री ऑफ कॉस्ट ले। इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस बट नो जीएसटी इज पेबल प्रोवाइडेड बिजनेस नॉट क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। इफ मिस्टर ए चार्ज 2500 इट विल बी सब्जेक्ट टू जीएसटी। अगर वो पे करते, चार्ज किया जाता उन्हें टू 2500 तो वो जीएसटी लायबल टू पे होते। ठीक है। Mr. X is engaged in business of selling furniture. He organized function in his house. As a result, he used business furniture ही use कर लेते हैं. It is supply of service मान ली जाती है. Since there is no consideration and hence no GST will be liable provided business not claiming ITC. ITC भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, देखिए ITC जब हम परचेज करते हैं तो हम आईटीसी क्लेम करते हैं, यहाँ कोई परचेज हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो सिंपल सी बात है बस। मैसेज एक्स लिमिटेड प्रोवाइडेड कार टू वन ऑफ इट्स डायरेक्टर फॉर हिज पर्सनल पर्पसेस एंड चार्ज फी 30,000 पर मंथ। इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस एंड सेम इज टैक्सेबल अंडर जीएसटी। ओके, क्या होगा, कार दे दी है डायरेक्टर को इस पर्सनल पर्पस के लिए, चार्ज कर दिया, तो सिंपल सी बात है ना, चार्ज किया हुआ है, कंसिडरेशन पर्पस से दिया हुआ है, तो सप्लाई ऑफ सर्विस मान ली जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, अ डायरेक्टर टेक्स अ कंप्यूटर होम फॉर हिज प्राइवेट यूज के लिए कंप्यूटर लेकर आ जाते हैं। दिस कंप्यूटर इज कंपनीज बिजनेस, ये कंप्यूटर जो है बिजनेस एसेट्स है। इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। GST is accountable on the use of computer based on its cost. However, if the company chose not to claim input tax on the computer purchase, the private use of the computer will not attract GST. ITC का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, तो GST क्लेम नहीं किया जाएगा। A director uses the company's car for his family outing के लिए यूज करते हैं। This is supply of service. The company was not entitled to claim the ITC and ITC क्लेम करने के लायक नहीं है। I mean to say कि ITC क्लेम नहीं कर सकती है। Incurred on purchase of the car as it is disallowed हो जाएगा। तो company does not need to account for GST on private use of the car. No input tax credit was claimed. इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं क्लेम किया गया था, ठीक है, और जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होगा। X Limited and Y Limited are related companies हैं। Y Limited uses X Limited business assets, namely the large format printer to print high resolution architectural plans for its client. GST is accountable on the use of printer based on its cost. However, if X Limited choose not to claim input tax on the assets purchased, नहीं क्लेम किया गया है एसेट्स परचेज पर इनपुट टैक्स क्रेडिट, द यूज ऑफ दिस एसेट्स बाय अनदर पर्सन विल नॉट अट्रैक्ट जीएसटी। ये बात ध्यान रखनी है आपको। नाउ बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है, बिजनेस रद्द कर दिया जाता है, नहीं करते हैं। Mrs. Ravan and Company, a partnership firm, decided to dissolve the partnership firm. Goods left in stock taken over by partners. Taking over of goods by partners will be considered as supply of goods since business is not continued further. ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा क्योंकि फर्दर बिजनेस नहीं किया जाता। एक्सेप्शन से कुछ, द बिजनेस इज ट्रांसफर एज अ गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन। गोइंग कंसर्न में है, आपका बिजनेस चल रहा है और तब ट्रांसफर कर दिया है, या फिर
The business is carried on by a personal representative who is deemed to be taxable person. In the above cases the business is continued है. इन केसेस में क्या हो रहा है, बिजनेस कंटिन्यूड है, ये बात ध्यान रखनी है. इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा. बिजनेस कंटिन्यू है तो सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा. Mr. Raj, being a owner of a shop, is registered person under GST. He has decided to close the business. At the time of deregistration, he has closing stock. उसके पास क्लोजिंग स्टॉक था कितना, 15 लाख का. मिस्टर राज फाइनल GST return will show his supplies made during the last taxable period plus stock in hand 15 lakh during the deregistration. Find the amount of supply. Is it supply of goods or service? तो देखिए अमाउंट कितने का है, अमाउंट ऑफ सप्लाई 15 लाख का है. इट इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स. किस तरीके से, मिस्टर राज हैज टू पे GST ऑन 15 लाख पर GST पे करना होगा. हाउएवर मिस्टर राज इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे GST ऑन द क्लोजिंग स्टॉक 15 लाख प्रोवाइडेड ITC नॉट अवेल्ड ऑन सच स्टॉक. उस स्टॉक पर इन्होंने क्या नहीं लिया होगा, ITC नहीं लिया होगा, GST पे करने की जरूरत नहीं है. Renting of immovable property. Renting of vacant land to a stub farm for 1,50,000. Is it a supply of service? Will GST be liable? It is a supply of service. GST is liable to pay. सिंपल सी बात है, कंसिडरेशन बेस पर उन्होंने क्या किया है, एक खाली जमीन को दे दिया गया है यूज के लिए. 78 एग्जाम्पल. लीजिंग ऑफ वैकेंट लैंड टू अ पोल्ट्री फार्म. वैकेंट लैंड जो पोल्ट्री फार्म दे दिया जाता है फॉर 76,000 में. इट सप्लाई ऑफ सर्विस. यस इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस. और क्या है, हाउएवर स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST. इट इज एन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. हाँ यहाँ पर ये ध्यान रखना है. पोल्ट्री फार्म क्या हो गया हमारा, ये एक्टिविटी कैसी होगी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, तो ये एग्जम्प्ट है GST से. है तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है लेकिन GST लायबल नहीं होगा. नाउ आ जाइए, अब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहे हैं तो क्या होता है. अ बिल्डर हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल अ फ्लैट कारपेट एरिया 1900 स्क्वायर फीट टू कस्टमर. द एडिशनल इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज. प्राइस ऑफ फ्लैट इंक्लूडिंग अपोर्स वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ लैंड 42 lakh includes prime location charges, namely charges of getting sea view 2 lakh. एडिशनल चार्जेस किस चीज़ का है, सी व्यू के लिए 2 लाख. चार्जेस फॉर प्रोवाइडिंग स्पेस फॉर कवरिंग पार्किंग के लिए भी दे रहे हैं कितना, 1,25,000. The builder received part payment before construction was completed and balance amount was received after the obtaining completion certificate from the corporation. Find the GST. देखिए सिंपल सी बात है, कंसिडरेशन पे किया गया है तो कुछ नहीं होगा, पूरा का पूरा चार्जेबल होगा टैक्स के लिए. और जो उसने एक्स्ट्रा पे किया है 1,25,000 वो भी उसको कवर करना होगा. तो किस तरीके से करेंगे, देखिए 42 लाख और 125 लाख दोनों का उन्होंने 12% लगा दिया है GST. 6% बोला था, अलग अलग लगा के दिखला दिया. टैक्स लायबिलिटी बन जाती है हमारी कितनी, 5,19,000. तो बस आपको ये ध्यान में रखना है, बहुत ही सिंपल है. नाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस से क्या मतलब है. द इशू वॉज रेज्ड वेदर सॉफ्टवेयर इज अ गुड्स और सर्विसेज. इशू ये आता है कि सॉफ्टवेयर जो है वो गुड्स है या सर्विसेज है. क्लॉज 5D क्या कहता है, शेड्यूल सेकंड का ऑफ द CGST एक्ट प्रोवाइड्स दैट डेवलपमेंट, कोई डेवलपमेंट हो, डिज़ाइन हो, प्रोग्रामिंग हो, कस्टमाइजेशन हो, अडेप्टेशन हो, अपग्रेडेशन हो, इन्हेंसमेंट हो या फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर हो, शैल बी ट्रीटेड एज सर्विस. ये सारी चीज़ें क्या मानी जाएंगी, सर्विस मानी जाएगी. दिस एक्सप्लेनेशन रिमूव्स द अनसर्टेनिटी एज वेदर सच सॉफ्टवेयर इज गुड्स और सर्विस. तो रिमूव कर दी गई थी क्या, कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो गुड्स है या सर्विसेज है. तो एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज सर्विस. क्या डिक्लेयर कर दिया गया, सर्विस. प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ IT सॉफ्टवेयर कैन बी इजीली बी डिटरमाइंड. जो प्लेस ऑफ सप्लाई है IT सॉफ्टवेयर का वो इजीली डिटरमाइन किया जा सकता है. सो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सॉफ्टवेयर शैल ऑलवेज बी लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट. तो क्या माना जाएगा, रिसिपिएंट, जहां पर वो सॉफ्टवेयर यूज मतलब रिसीव्ड किया है वही मान लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई. देखिए मैसेज ABC लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग relating to information technology software
कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस एंड जीएसटी लाइबिलिटी। रेट ऑफ सीजीएसटी 9% है और एसजीएसटी 9%। ये देखिए, डेवलपमेंट एंड डिजाइन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर 15 लाख और सेल ऑफ प्री पैकेज सॉफ्टवेयर विच इज पुट ऑन मीडिया 52 लाख। तो सिंपल सी बात है, अगर टोटलिटी में देखा जाए तो कितने की 67 लाख की सर्विस प्रोवाइड की गई है ना। तो किस तरीके से टैक्सेबिलिटी होगी, ए एंड बी बोथ आर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस 67 लाख, दोनों को ऐड करके। तो यहाँ पर किस तरीके से कितना परसेंट, 99% लगा दिया गया है और आंसर आ गया हमारा कितना, 6 लाख, इस तरीके 6.03 लाख। तो ध्यान रखनी ये बात कि ये क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट देखिए जरा, एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टोलरेट एन एक्ट और सिचुएशन और टू डू एन एक्ट। मतलब एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट, मतलब समझने की कोशिश कीजिए क्या कह रहा है यहाँ कि एग्री हो रहे हैं कि हाँ हम आपके लिए, चलो ये लाइक फाइन का चक्कर है यहाँ पर। सिंपल सी बात ये है क्योंकि ऑब्लिगेशन बनती है और एक्ट मना करता है, फिर हम वही काम करते हैं। तो चलिए आते हैं, देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैसेज एक्स लिमिटेड पेड पेनल्टी, देखिए पेनल्टी पे करते हैं अंडर सेक्शन 49 ऑफ सीजीएसटी 2 लाख का टू द डिपार्टमेंट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। इज इट टैक्सेबल अंडर जीएसटी लॉ? इट इज नॉट अ सप्लाई ऑफ सर्विस। The fine or penalty chargeable by government or local authority imposed for violation of statute by laws, rules or regulation are not liable to GST. Such fines or penalty are not recovered or tolerating non-performance of a contract. सिंपल सी बात है, बस कुछ नहीं माना जाएगा इसको। Refrain means restricting oneself to do or not to do one act. मना करना है कि ये काम नहीं करना है तो नहीं करना है, बस that's it. रिफ्रेन का मतलब। एग्जाम्पल नंबर 82, मिस्टर सी इज अ प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट है, गिवन अपॉइंटमेंट टू अ क्लाइंट मिस्टर बी रिप्रेजेंटिंग द कंपनी फॉर 10 AM ऑन ट्यूसडे। मिस्टर बी कैंसिल द अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर देते हैं एट 9 AM ऑन ट्यूसडे, दैट इज 1 hour बिफोर अपॉइंटमेंट टाइम, 1 घंटे पहले ही जस्ट। एडवांस पेड बाय मिस्टर बी फॉर सीकिंग द अपॉइंटमेंट इन फॉरफिटेड बाय मिस्टर सी, फॉरफिट कर लेते हैं, कैंसिलिंग द अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर देते हैं। इन द गिवन केस मिस्टर सी रिफ्रेन फ्रॉम एंटरिंग एनी अदर पर्सन एट द गिवन अपॉइंटमेंट टाइम, यानी कि मिस्टर सी उस अपॉइंटमेंट के बीच में किसी और पर्सन को नहीं ले सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, देयरफॉर फॉरफिटेड अमाउंट इज लायबल टू टैक्स। तो जो उन्होंने अमाउंट फॉरफिट कर लिया यानी जब्त किया है, उस वो क्या हो जाएगा, लायबल टू पे जीएसटी हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। एग्जाम्पल नंबर 82 तक कर चुके हैं हम। नेक्स्ट वीडियो में हम 100 भी क्रॉस कर जाएंगे। सो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल, इस तरीके से आप लोगों को समझना है। जिन्होंने लास्ट वीडियोस नहीं देखे प्लीज़ वो जाकर वीडियोस देखिए। एंड गाइज प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लाइक कीजिए, लिखिए किस तरीके से मुझे और इम्प्रूव करना चाहिए या क्या ज़रूरत है आपकी नीड्स के बारे में, हर एक चीज़ कमेंट कीजिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड ऑल द बेस्ट।